Hello everyone, welcome to economics. So today in the PYQ series, I will be discussing with you CET PG 2023 paper that was held on 25th June 2023. So दो बार पेपर हुआ था 2023 में. So second shift का मैं आज करने जा रहा हूँ डिस्कस. So let us see. First आपका क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स का वो हमें डिस्कस करना है. So let us begin. We have markets fail in the presence of. मार्केट कब कब फेल करता है ये हमें क्वेश्चन पूछा गया. सो मार्केट पावर रहेगा तो मार्केट फेल करेगा. एक्सटर्नलिटीज होंगी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उस समय मार्केट फेल करेगी. कंपिटिटिव मार्केट में मार्केट फेल नहीं करता. एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में मार्केट फेल करता है. मार्केट फॉर लेमन्स आपने देखा है. एक्सटर्नलिटीज के केस में पब्लिक इको में देखा है. मार्केट पावर जब होता है तो इफिशिएंसी नहीं आती कि तो वहां पे मार्केट पावर जब भी होगा मोनोपोली वाले जैसे सिचुएशन में तो मार्केट फेल कर जाता है. ओके, सो दैट इज द सिनेरियो. सो ए बी सी एंड ई. सो ऑप्शन नंबर 4. अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको मार्केट पावर वाले में. सो मार्केट पावर में अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट पावर होगा सो उस समय एक प्राइसिंग की जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए सेम नहीं आएगा. जो कि यूनिक होनी चाहिए वो यूनिकनेस नहीं आएगी. दैट्स व्हाई मार्केट विल फेल. ओके, क्योंकि उस समय जब यूनिकनेस नहीं आएगा तो मार्केट आपका फेल कहलाएगा. ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट दैट आपने माइक्रो में भी पढ़ा हुआ है. सो प्राइवेट गुड जो होता है दोनों ये प्रॉपर्टी यानी कि राइवल और एक्सक्लूडेबल दोनों होगा. पब्लिक गुड में नन राइवल नन एक्सक्लूडेबल. ठीक है. क्लब गुड में एक्सक्लूड कर सकते हो लेकिन नन राइवल. कॉमन पूल रिसोर्स में एक्सक्लूड नहीं कर सकते, सब अलाउड हैं. ग्रेजिंग ग्राउंड एग्जाम्पल. ठीक है, तो राइवल है ग्रेजिंग ग्राउंड राइवल है कंजम्पशन कब से कम होता है. सो यू हैव A2 B का हो गया आपका 1 देन C4 D3. सो यू हैव ऑप्शन नंबर 3. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. Which of the following statements are correct? Life cycle hypothesis was propounded by Francois Modigliani. हाँ, एंडो मोडिग्लानी एंड ब्रूमबर्ग इन तीनों ने दिया था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन. नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया था. एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय कीन्स. तो ये दोनों उल्टा हो गया है. ओके, सो ये दोनों आपके रॉन्ग स्टेटमेंट हो गए. रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय जेम्स डुजनबरी. ये भी सही है. सो यू हैव ए एंड सी एज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. सो 29 में असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है. इसमें पहले आपको सही और गलत देखना है उसके बाद आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. सो पेरेटो ऑप्टिमलिटी implies that an allocation of resources is inefficient when it is possible through some change in the allocation of resources to benefit at least one person without making anyone else worse off. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अगर इंप्रूव कर सकते हो तो इनएफिशिएंट है, अगर इंप्रूव नहीं कर सकते तो पेरेटो इफिशिएंट होगा. सेकंड रीजन पे आते. पेरेटो इफिशिएंसी टेक्स इनटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कंपेंसेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड नेगेटिवली. नहीं, पेरेटो ऑप्टिमलिटी में ये कंडीशन कहीं बात ही नहीं हुआ है. उन्होंने इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और कंपेंसेशन क्राइटेरिया का जैसा कुछ नहीं बताया था. इसके एक्सटेंशन में जो थ्योरीज दी गई है उसमें ये सब डिस्कशन होता है. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 30. What is the number of degrees of freedom of the residual sum of a square? Residual sum of a squares यानी कि RSS. ओके, सो RSS रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर यानी कि समेशन ऑफ UI hat का स्क्वायर इन अ सिंपल बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मॉडल. सो बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन मतलब यानी कि YI को आप रिग्रेस कर रहे हो β1 प्लस β2 XI प्लस EY और आपके ऑब्जर्वेशंस हैं टोटल 100. सो n इज इक्वल टू 100. अब ये निकालने के पहले ये एस्टिमेट करने से पहले आप सिंपल सा जानते हो जब इसके लिए वेरिएंस निकालते हो सो वेरिएंस निकालने से पहले आपको β1 β2 निकालते हो. ओके, सो β1 β2 जब निकालते हो सो यू हैव ऑलरेडी टेकन 2 पैरामीटर्स एस्टिमेटेड. ओके, जब 2 पैरामीटर आप एस्टिमेट करते हो सो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम
यूज्ड। अगर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज हो जाएंगे, सो यू आर लेफ्ट विथ 100 minus 2 degrees of freedom for this particular case. So you will have 100 minus 2 degrees of freedom. अब ये देख लेना, जितने भी आपके कोफिशियंट्स दिखेंगे, रिग्रेशन कोफिशियंट्स, उतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज हो जाएंगे। तो 100 माइनस उतना कर देना। सो 100 माइनस 2 करोगे, यू विल हैव 98 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फॉर अ लेवल कर्व ऑफ f of x y equal to x square y, what is the value of dy by dx? So लेवल कर्व क्या होता है, आपने जीवन सर का क्लास किया होगा। सो लेवल कर्व में आप जानते हो f of x y is taking any value constant। ठीक है, इसको ले लो c1, इसको ले लो f of x y that is equal to c2, इसके लिए आपका c3। so similarly let us have this as f of x y equal to x square y, और इसको आप जो f of x y की वैल्यू ले रहे हो, लेट दैट वैल्यू बी इक्वल टू c। ओके, कुछ ऐसा ले सकते हो। सो यहाँ पे आप टोटल डेरिवेटिव निकालो, टोटल डेरिवेटिव लोगे, टोटल डिफरेंशियल लोगे, सॉरी टोटल डेरिवेटिव नहीं, टोटल डिफरेंशियल लोगे, देन यू विल हैव fx into fx dx plus fy dy, then this would be equal to the total derivative of इसका। ठीक है, तो इसका टोटल डेरिवेटिव कांस्टेंट है, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो इन दैट केस यू विल हैव दिस एज fx dx इक्वल टू माइनस fy dy अपॉन dx। इन दैट केस यू विल हैव dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस fx अपॉन fy। ओके, सो माइनस fx कितना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy, सॉरी इसका डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, सो यू विल गेट 2xy। ओके, और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट दिस एज x स्क्वायर, देन दिस विल बी minus 2y upon x. So this will be option number 2 as the right answer। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। What is the degree of homogeneity of f of xy equal to x cube upon y plus y cube upon x? So इसके लिए f lambda x lambda y, you will put the value of lambda here, so you will have lambda cube x cube upon y plus lambda cube y cube upon, sorry यहाँ पे lambda y, here you will have lambda x। okay, so in this case you will get the value as lambda square x cube upon y। okay, so in this case you will be getting lambda square y cube upon x। in this case you will be taking lambda square common, x cube upon y plus y cube upon x। so this value is equal to something like this। so lambda square will be multiplied with f of x y। so यहाँ पे 2 degrees of freedom हो जाएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, now coming on to the next question, data collected at a point in time are called। इससे सिंपल क्वेश्चन आप क्या सोच सकते थे, दिस इज क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मल्टीपल एंटिटीज के लिए जो भी डेटा लोगे दैट विल बी क्रॉस सेक्शनल डेटा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 1st of February 2023 फॉर द फिस्कल ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फिस्कल ईयर बोलो, फाइनेंशियल ईयर बोलो, बात बराबर है। द रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड एक्चुअल्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स क्या क्या, ये मैंने आपको बजट वाले लेक्चर में कराया है, पब्लिक इको के लेक्चर में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करते हो, जब 2023 का जो बजट पेश होता है वो नेक्स्ट ईयर का बजट होता है। ओके, सो नेक्स्ट फिस्कल ईयर, यानी कि इसमें जो बजट एस्टिमेट आएगा वो बजट एस्टिमेट आएगा फिस्कल ईयर 24 का, यानी कि 23-24 का। ओके, इसके बाद रिवाइज एस्टिमेट आएगा जो नया, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि नए डेटा के साथ अपडेट किया जाएगा
पिछले बजट का जो भी एस्टिमेट रहा है, सो दैट विल बी फॉर द ऑन गोइंग फिजिकल ईयर, ठीक है, क्योंकि 3 क्वार्टर पास ऑन हो चुका है, सो दैट विल बी फॉर 22-23। थर्ड आता है एक्चुअल्स, सो एक्चुअल्स पिछले फिजिकल ईयर का सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है, सो पिछला फिजिकल ईयर कौन खत्म हो गया, फिजिकल ईयर 22, सो दैट विल बी 2021 22, so you will have this as 22-23 and 21-22. That will be the right answer for this particular question. Now coming on to the next question, question number 35. The maximum value of the monetary policy multiplier is dash dash, ठीक है, where B implies sensitivity of planned investment spending to interest rate, C implies marginal propensity to consume, and T equals to marginal tax rate. So सबसे पहले आप monetary policy multiplier recall करोगे, so you will have delta y upon delta m by p. So ये होता है आपका monetary policy multiplier. This value is equal to b upon h into 1 minus c into 1 minus t plus bk. ओके अब यहाँ पे ध्यान दो, जब आपसे पूछा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर, तो मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर सबसे ज्यादा कब होता है, जब आपका ये इधर आपका आई है, इधर आपका वाई है, ये आपका आई एस कर्व, ये आपका एल एम कर्व, ठीक है। सो जब एल एम आपका वर्टिकल होगा, एल एम आपका वर्टिकल होगा, उस समय सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर। सो इस केस में जो आपका आउटकम देखोगे, ये एल एम इससे बना लो, मैंने कंपेयर करके बताया भी है कि एल एम जितना ज्यादा स्टीपर होगा उतना ही ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी आपका इफेक्टिव होगा। यही लॉजिक मैंने यूज किया यहाँ पे। तो जितना ज्यादा स्टीपर एल एम कर्व, यानी कि एल एम कर्व शुड बी वर्टिकल, एल एम आपका वर्टिकल चाहिए। एल एम वर्टिकल होने के लिए क्या होगा कि इसका y से सेंसिटिविटी 0 हो जाए, सो y के वैल्यू से चेंज नहीं होगा। ओके सॉरी, रेट ऑफ एल एम का वर्टिकल होने का मतलब क्या है, रेट एक y पे कंस्टेंट हो गया, y पे आपका मनी सप्लाई कंस्टेंट हो गया, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे आपका मनी सप्लाई बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है। सो कहने का मतलब अगर ये ग्राफ है आपका y और ये है I, अगर आपका एल एम कर्व कुछ ऐसा है वर्टिकल, दैट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y देयर इज नो चेंज इन द मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आउटपुट के करस्पॉन्डिंग ये फिक्स हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिटरमाइंड नहीं होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेंसिटिविटी उसकी हो गई 0। कहने का मतलब जो आपका मनी डिमांड देखते हो, सो मनी सप्लाई मनी डिमांड से इक्विलिब्रियम आएगा एल एम कर्व का, सो दैट विल बी मनी डिमांड के वाई माइनस एच आई होता है, और दिस मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, यही होता है। सो यू हैव दिस केस कि ये जो इंटरेस्ट रेट का सेंसिटिविटी है दैट कम्स आउट टू बी 0। तो इंटरेस्ट रेट का सेंसिटिविटी आपका h इज इक्वल टू 0, जब h आपका 0 हो जाएगा, सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, देन यू विल हैव डेल्टा y अपॉन डेल्टा m by p is equal to, that will be b upon this will be 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, b के this will come out to be 1 upon k। ओके, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आपके लिए ये रिलेटिवली टफ था। आपको सिंपल सा क्या करना था, मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर आपको अगर पता है और आपको ये लॉजिक पता है, एल एम स्टीपर याद रखो, एल एम steeper, that means monetary policy more effective। okay, अगर LM flatter होगा that means you will have fiscal policy more effective। okay, so यही सिनारियो आपको यूज करना था। so you have this particular case। Now coming on to the next question, question number 36. A firm in a competitive market is making zero economic profit in the long run। long run में उसको zero economic profit, zero economic profit का मतलब है जितना भी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उतना रिकवर हो रहा है। It will have the incentive to shut down। shut down क्यों करेगा यार, उसका कम होना चाहिए ना shut down के लिए,
प्राइस शुड बी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये लॉन्ग रन पे क्या है, टोटल कॉस्ट के बराबर है प्राइस, टोटल कॉस्ट के बराबर है, जीरो प्रॉफिट मिल रहा है, यही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो उस समय वो ऑपरेट करती रह जाएगी। सो कंटिन्यू टू ऑपरेट एट इट एज इट इज। एग्जिट करने के लिए प्राइस शुड बी लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। शट डाउन प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है, लेकिन उससे कम होगा तभी जाकर के फर्म शट करेगी। उसी तरह एग्जिट करने के लिए प्राइस शुड बी लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। ऑल्दो एवरेज टोटल कॉस्ट जो आता है, जो मिनिमम ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट, वो आपका क्या बताता है, आपका एग्जिट प्राइस। ओके, शटडाउन प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज टोटल कॉस्ट से, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जब मिनिमम देखोगे तो शटडाउन प्राइस, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट का अगर मिनिमम देखोगे तो वो आपका बताएगा एग्जिट प्राइस। ओके, यही लॉजिक याद रखना। रीलोकेट टू अनदर इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं। कंटिन्यू टू ऑपरेट एज इट इज, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जानते ही हो प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, उस लॉजिक से भी आप इसको याद रख सकते थे। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन इज नॉट होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। तो डिग्री 1 का होमोजेनियस चेक करना है। सबसे पहले देख लो Q इक्वल टू, सो इसके लिए करोगे, सो Q ऑफ लैम्डा एल लैम्डा के, दैट विल बी इक्वल टू A लैम्डा एल प्लस B लैम्डा के, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू AL प्लस बी के। सो इसका मतलब हुआ ये आपका क्या हो गया, डिग्री 1 का होमोजीनियस है, तो ये तो है। सेकेंड का देखोगे, सो यू विल हैव दिस सिचुएशन कमिंग आउट टू बी ए लैम्डा टू द पावर 3/4, एल का पावर 3/4, के का पावर 1/2, फिर से लैम्डा का पावर इस के साथ 1/2, so that will come out to be lambda का पावर 3/4 plus 1/2, so that will come out to be, ये इसका मतलब हो गया 2/4, so that will come out to be 5/4 into a l to the power 3/4 k to the power 1/2, so इसका डिग्री ऑफ होमोजिनाइटी कितनी हो गई 5/4, so ये आपका 1 डिग्री का होमोजीनियस नहीं है। इसका देखोगे, so q of lambda l lambda k, that will come out to be 23 root under lambda k lambda l, that will come out to be 23 lambda times 23 root under kl। सो ये भी आपका डिग्री 1 का होमोजीनियस है। सिमिलरली इसके लिए करोगे q lambda l lambda k, that will come out to be a into alpha lambda to the power minus beta l to the power minus beta plus 1 minus alpha lambda to the power, that will be minus beta k to the power minus beta whole to the power minus 1 upon beta। ओके, सो इसमें lambda to the power minus beta दोनों तरफ कॉमन हो जाएगा, सो यू विल हैव a into alpha l to the power minus beta plus 1 minus alpha k to the power minus beta, ठीक है। और इसमें कॉमन निकल जाएगा, सो कुछ ऐसा आएगा, यू विल हैव लैम्डा टू द पावर माइनस बीटा, और इन दोनों के ऊपर अगर आप लगाना चाहोगे सो इनके ऊपर आ जाएगा -1 अपॉन बीटा। सो फिर से इसको अगर एक और एक्सपेंड करोगे, यू विल हैव दिस एज ए अल्फा एल टू द पावर माइनस बीटा प्लस 1 माइनस अल्फा के टू द पावर माइनस बीटा, देन यू विल हैव इस पावर -1 बाई बीटा लैम्डा टू द पावर माइनस बीटा इंटू -1 अपॉन बीटा। सो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पावर बचेगा 1, सो ये भी 1 के डिग्री का होमोजीनियस है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये डायरेक्टली आपके डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर is observed when employment of additional units of a resource leads to decline in marginal physical product। okay, so decline in total product क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस समय total product स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा होता है। decline in average product तभी से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब आपका marginal physical product जो है ये आपके एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से कम होना शुरू होता है, उसको क्रॉस करता है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइन इन द मार्जिनल कॉस्ट नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन,
नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। ये 39 आप जानते हो, इससे इजी क्वेश्चन आपके फिर से नहीं मिल सकता। सो इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, डेविड रिकार्डो 1850 से 1817, ये भी मैंने करा रखा है। सो एडम स्मिथ आपका 1776, ओके। जॉन मेनार्ड की 1936, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स 1863, ये भी मैंने कराया था। सो यू हैव A4, you have B1, then you have C3, then D2. So option number 3 is the right answer for this particular question. Now coming to the question number 40. So let us see. Which of the following are correct in the presence of negative externalities? Okay, so negative externalities होता है तो क्या होता है? So negative externalities lead to an inefficient allocation of resources. बिल्कुल सही बात है. Marginal external cost is curve is added vertically to the private marginal cost to yield the social marginal cost का बिल्कुल सही बात है. The efficient level of output attained is more than market equilibrium, नहीं, ये less होता है. The intersection of the marginal social cost with the demand curve gives the efficient level of output. So आप negative out के लिए आप देखते थे यहाँ पे क्वांटिटी होता था, यहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, कुछ ऐसा होता था, या प्राइस भी होता था. सो यहाँ ध्यान दो. सो ये आपका मार्जिनल डैमेज था, ये आपका मार्जिनल बेनिफिट था, ये आपका मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है. सो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट लिखते हैं. इसी में अगर आप ऐड करोगे मार्जिनल डैमेज को तो आपके सोशल कॉस्ट आ जाएगा. तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट, ओके. सो ये जो आपका क्वांटिटी आएगा, दिस इज क्यू स्टार, लेकिन ये आपका सोशली ऑप्टिमल है, तो सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी कम होगा. ओके, सो इफिशिएंट लेवल शुड बी लेस देन मार्केट इक्विलिब्रियम. मार्केट इक्विलिब्रियम इंडिविजुअल वाला, और सोसाइटी का जो लेवल है इफिशिएंट लेवल वो सोसाइटी वाला है, ठीक है. इफिशिएंट लेवल इज ऑफ द सोसाइटी, मार्केट वाला है इंडिविजुअल का, ठीक है. सो और मार्जिनल डैमेज और पीएमसी ऐड करते हो तो एसएमसी आता है, ठीक है. वर्टिकली ऐड करते हो, सो सब क्वांटिटी पे आप इंक्लूड करते जाते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जब भी होगा तो इनएफिशिएंट एलोकेशन होगा. सोशली ऑप्टिमल यहाँ है तो इनएफिशिएंसी इससे राइज हो गई. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट. और ये जो मार्जिनल बेनिफिट है यही आपका डिमांड कर्व बताता है. ओके, सो दिस इज व्हाट यू गेट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने आंसर तो लिख दिया ना? नहीं. So you have the answer as A, B and D. Option number 3 will be the right answer for this particular question. इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हो. So you have the next question, statement 1 and 2. In the extreme case of perfect price discrimination, the deadweight loss of monopoly is completely eliminated and all the surplus in the market goes to the monopolist. बिल्कुल सही बात है. परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में जितना भी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे होता है बायर का, वो सारा का सारा मोनोपोलिस्ट क्या करता है, एक्सप्लॉइट कर लेता है, सारा का सारा उससे एक्सट्रैक्ट कर लेता है. एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो डेडवेट लॉस तो बचती नहीं है, क्योंकि जो भी बचना होता था जितनी तक आपके वो लास्ट तक चार्ज कर रहा होता है, जब तक प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो डेडवेट लॉस की कोई चांसेस ही नहीं है. इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नेसेसरली इंक्रीजेस वेलफेयर कंपेयर टू द आउटकम ऑफ अ सिंगल मोनोपोली प्राइस. नहीं, ये जरूरी नहीं है. जब इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो तो उस सिचुएशन में इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि आप एक तरह से हर इंडिविजुअल से अलग अलग प्राइसेस आप चार्ज कर रहे हो, मल्टीपल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसको कंपेयर करना सिंगल मोनोपोली प्राइस से. ओके, सो उस समय जिस सिचुएशन में अलग अलग आप प्राइसेस चार्ज कर रहे हो और आप इम्परफेक्ट, उनकी विलिंगनेस टू पे भी नहीं पता है. जब विलिंगनेस टू पे अगर पता होता तो निश्चितली होता. तो परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हमेशा सिंगल मोनोपोली प्राइस से ज्यादा वेलफेयर होता है. ओके, लेकिन इम्परफेक्ट में वो कम हो जाएगा. समझ रहे हो? सो ये कभी कभी कम हो सकता है, ऐसा नहीं, कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है. ओके, सो इसके लिए आप चाहो तो स्नाइडर निकोलसन का मोनोपोली वाला चैप्टर आप रेफर कर सकते हो इनएफिशिएंसी पे. ओके, सो यू हैव statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Fine. Now coming on to the next question, question number 42. Coefficient of correlation cannot be less than -1. बिल्कुल सही बात है. regression coefficient cannot be less than -1. अब ये confusion के लिए है.
रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है ना, ये हमारा बीटा 1 बीटा 2 ये सारी चीजें हैं, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 लाख भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर इसी के जगह पे दिया होता कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तब जाकर आप सही सोच रहे होते। ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम आर स्क्वायर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर आर स्क्वायर। ये नहीं कि रिग्रेशन का कोरिलेशन, रिग्रेशन का कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये हैं, जो भी आपके इंटरसेप्ट हैं, स्लोप है, वो आपके कहलाते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 43, given below are two statements, normal distribution is positively skewed। नहीं यार, ये तो सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक होगा, कोई स्क्यूड नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकोटिक, नहीं मीसोकोटिक। सो दोनों के दोनों गलत। सो यू हैव बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, फॉर टोटल कॉस्ट ये दे रखा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये रहा। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 20/Q। इसका मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू Q। सो यू विल हैव 10 - 6Q + 3Q स्क्वायर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका इतना बचा, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सो यू विल हैव 10 - 6Q 10 माइनस, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका ये रहा वेरिएबल कॉस्ट। सो यहां से इसको आप डिवाइड करोगे Q से, सो यू विल गेट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के लिए डिफरेंशिएट और एवरेज कॉस्ट के लिए उसको डिवाइड करोगे। सो यू विल हैव दिस एज 10 - 3Q + Q स्क्वायर। ओके, फिर इसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट। सो इसमें एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है। सो ये टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाई Q। सो यू विल हैव दिस एज 20/Q + 10 - 3Q + Q स्क्वायर। सो आंसर हो जाएगा A का 4, B का 1, C का 2 and D का 3। So option number 3 will be the right answer for this particular question. Now coming to the next question, question number 45. हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। Sterilization implies nullifying the impact of foreign exchange transactions on domestic money supply। बिल्कुल यही डिफिनेशन ही होता है कि अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हुआ, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, उसी के इक्विवेलेंट डोमेस्टिक करेंसी बाय या सेल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो भी इफेक्ट होना था मनी सप्लाई पे, उसको नलिफाई करती है, इसी को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इन अ स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट by the central bank, a purchase of foreign assets should be matched by a sale of domestic assets। बिल्कुल सही बात है ये भी। In an open economy with fixed exchange rates and perfect capital mobility, the central bank can pursue independent monetary policy। नहीं, ये नहीं कर सकता, इसी को तो बोलते हो impossible trinity। Okay, now next statement, sterilized intervention with perfect assets substitutability under fixed exchange rate allows the exchange rate to depreciate। ये टर्म जो है ना, ये जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए है। जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट उन्होंने बोल दिया, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट क्यों होगा यार, डी वैल्यू करेगी, री वैल्यू करेगी। डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये फ्लेक्सिबल की बात है, फिक्स्ड की नहीं है। सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सो ये देख कर ना कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, मेन पॉइंट को समझना। रियल एक्सचेंज रेट कैन चेंज ओनली ड्यू टू चेंजेस इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नहीं यार, इन्फ्लेशन वगैरह भी होता है। ओके, सो इन्फ्लेशन चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है रियल एक्सचेंज रेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला होता है R = E × PF/P। ठीक है, सो ये PF फॉरेन प्राइस है, AP डोमेस्टिक प्राइस है, ये आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अलावा ये दोनों में कोई भी चेंज होगा तो भी रियल एक्सचेंज रेट चेंज होगा। ठीक है, सो इन्फ्लेशन इन बोथ द कंट्रीज। ठीक है, सो दैट विल बी A and B as the right answer for this particular question। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 45 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। 46 में सपोज द US इंटरेस्ट रेट इज 3% पर एनम, द रूपी
dollar exchange rate in spot market is 80 and in 3 month forward market is 81, what is the per annum return on US bond in rupee terms? ये क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन को आपको एग्जाम में छोड़ देना है। सो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एप्रिसिएशन निकालोगे। सो एप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट। सो फॉरवर्ड रेट क्या है 81, स्पॉट रेट क्या है 80 डिवाइडेड बाई 80, सो 1/80। ओके, सो ये आ गया आपका 80। सो यू हैव करेंसी का रिटर्न। सो करेंसी का रिटर्न निकालोगे, दैट रिटर्न ऑफ द करेंसी वुड बी 1/80। ये आपका एप्रिसिएशन का है, ठीक है। सो अगर मान लो ये एप्रिशिएट कर गया तब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएशन से रिटर्न निकाल रहे हैं। सो दैट विल बी इनटू 12/3, मतलब 4 क्वार्टर है, 1 क्वार्टर का ये है। सो ये करेंसी रिटर्न इन अ ईयर। ओके, सो 3 मंथ में 1/80 हुआ, तो 12 मंथ में कितना होगा 1/80 इंटू 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 1/20। ये 12/3 की जगह आप इसको डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, ठीक है। 4 क्वार्टर है क्योंकि 3 मंथ का उसने बता रखा है, 3 मंथ में 1/80 का एप्रिसिएशन, यानी कि करेंसी का जो एप्रिसिएशन से रिटर्न है ये इसकी कैलकुलेशन हुई है। सो दैट इज इक्वल टू 1/20, 1/20 दैट इज इक्वल टू 5%। ओके, सो 5% ये हो गया, और यूएस का इंटरेस्ट रेट हो गया 3%। सो इन दैट केस यू विल गेट टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न क्या हो गया, ये 3% अलग से, और ये करेंसी के एप्रिसिएशन से 5%। सो टोटल कितना मिल गया 8%। ओके, सो यू विल हैव 8% एज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द फंक्शन e to the power -1/2x² इज कन्वेक्स कनकेव। कनकेव कन्वेक्स फंक्शन के लिए आप जानते हो हेसियन ड्रॉ करना। ओके, हेसियन से आप कंपेयर कर सकते हो, और जो भी आप देखते हो, सो यू हैव दिस केस एज एफ एक्स एक्स। अगर 2 वेरिएबल है तो सो एफ एक्स एक्स ये आपका लेस देन 0 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल है तो आप डायरेक्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से देख सकते हो, वहां पे आपके हेसियन की जरूरत नहीं है, एक ही वेरिएबल है। तो अगर ये कुछ ऐसा आए, सो यू विल हैव दिस एज कनकेव। अगर एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0 आए, देन यू विल हैव दिस एज कनकेव। ओके, सो लेट अस सी। सो यू हैव इसका फंक्शन का एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर -x²/2। सो इसका डेरिवेटिव निकालोगे f प्राइम x, दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर -x²/2। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो यू विल हैव दिस एज -2/2x। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू -x e टू द पावर -x²/2। okay, similarly you will have this as f double prime x। so यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे। okay, so प्रोडक्ट रूल लगाओगे, so you will have -x into e to the power -x²/2। इसका यही आ जाएगा ना, सो सिंपल सा e to the power -x² का वही लिख देता हूँ मैं। सो e to the power -x²/2 इंटू हो जाएगा आपका -x², सॉरी -x, ये आपका एक आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव, सो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1। सो ये मल्टीप्लाइड विथ e टू द पावर -x²/2। सो यू विल गेट दिस एज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² हो जाएगा। सो f डबल प्राइम x दैट इज इक्वल टू कितना e टू द पावर -x²/2 टेकन एज कॉमन, देन यू विल हैव दिस एज x² -1। ओके, सो ये आपका कंसेप्ट आ गया। अब यहाँ पे देखना क्या है कि इसके लिए अब यहाँ चेंज हो सकता है। सो लेट अस कैलकुलेट सम पॉइंट जो कि आपका मार्कअप बनेगा। सो उसके लिए क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालोगे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या होता है, स्लोप चेंज होता है, शेप। सो यू हैव इधर के तरफ में x, इधर के तरफ में f ऑफ x,
सो मान लो कोई एक फंक्शन है कुछ ऐसा, सो इधर के तरफ में आपका ये जो कर्वेचर चेंज हुआ, यहीं से इनका कनकेविटी कन्वेक्सिटी का चेंज होगा। ओके, सो यही आपको निकालना है कि किसको कट ऑफ मानोगे। इसके कट ऑफ के निकालने के लिए आप जानते हो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज इक्वल टू 0, सो यू विल हैव दिस एज एफ डबल प्राइम x should be equal to 0, that implies that e to the power minus x square by 2 into x square minus 1 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, सो ये हमेशा पॉजिटिव है, सो जो 0 हो सकता है वो ये हो सकता है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका पॉइंट क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, सो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। अब इस पे क्या करोगे, इस पे वैल्यूज देखोगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया, यानी कि एक क्रिटिकल वैल्यू आप बनाओगे दैट विल बी फॉर मॉड ऑफ x। ओके, सो एक वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू मॉड ऑफ x जो कि ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। ओके, सो इसके लिए लेस देन 1 में सबसे आसान तरीका है 0 ले लो, ग्रेटर देन 1 में ले लो 2, इन दोनों पे चेक करते हैं। सो एफ डबल प्राइम एक्स चेक करना है। ओके, क्योंकि हमें ये वाला कंडीशन निकालना है। ओके, ये कंडीशन आपको प्रूफ करना है। फाइन, सो लेट अस सी, अगर हम क्या करें यहां पे एफ डबल प्राइम 0 निकालें, सो यू विल हैव दिस एज e टू द पावर 0 into 0 minus 1, so this will be equal to minus 1। ओके, उसी तरह f डबल प्राइम 2 निकालोगे, so that will be equal to e to the power minus 2 का स्क्वायर बाई 2, so that will be minus 2 into 2 का स्क्वायर minus 1, that will be equal to 3। okay, so this value will be a positive, this will be greater than 0, this is less than 0। जब less than 0 होगा तो कनकेव, greater than 0 होगा तो कन्वेक्स। लेस देन 0 पे कनकेव, ग्रेटर देन 0 पे कन्वेक्स। सो लेस देन 0 कब आ रहा था, लेस देन 1 पे, सो लेस देन 1 पे कनकेव, ग्रेटर देन 1 पे कन्वेक्स। ओके, कुछ इस तरह से, लेकिन फिर भी मैं आपके लेवल पे मैं कहूंगा ये क्वेश्चन रिलेटिवली टफ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द गारंट ट्रिब्यूनल वाज कंस्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम्स। इसमें क्या था, डिस्कस किया गया था ये आपके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिचर। दिस वाज इन 1932, लेकिन ये ईयर काम का नहीं है, बस ये समझो कहानी क्या थी। जैसे कि इंडिया के सोल्जर्स को ब्रिटेन क्या करते थे, अलग अलग टेरिटरीज में फाइट करने के लिए यूज करते थे। तो बात हुई कि इसके लिए ये फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई, ये जो इंडिया के सोल्जर्स जा रहे हैं फाइट करने के लिए किसी और कॉलोनी के लिए, तो जो ब्रिटिश इंडिया है वो बियर करेगी या ब्रिटेन बियर करेगा। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया का मतलब यानी कि इंडिया, और ब्रिटेन का मतलब जो यूके बेस्ड है, ठीक है, रानी का सरकार। तो इन दोनों के बीच में ये डिस्कशन था। ओके, सो दिस इज व्हाट। लेकिन फिर से मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आपके, मैं फिर से क्या मतलब पहली बार कह रहा हूं, ये टाइप के क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी बहुत कम होते हैं। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हो। सपोज इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज गिवन बाय एडी इक्वल टू ए ऑफ वाई आई, वेयर वाई इज real income and I is rate of interest. IS curve represents a locus of different combination of y and I for which y equal to a y I. What is dy by di along the IS curve? ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था टोटल डिफरेंशियल निकाल लो। ठीक है, सो टोटल डिफरेंशियल दोनों साइड निकालोगे, सो इसका डिफरेंशियल निकालोगे, सो यू विल हैव दिस एज dy इक्वल टू, यू विल हैव दिस एज a y मतलब a प्राइम y dy प्लस a प्राइम आई डी आई। ओके, सो इस dy को इस साइड लाओ, सो यू विल हैव दिस एज dy टेकन एज कॉमन, देन यू विल हैव a 1 माइनस a प्राइम y इक्वल टू a प्राइम आई डी आई, देन यू विल हैव dy अपॉन di, दैट विल बी इक्वल टू a प्राइम i अपॉन 1 माइनस a प्राइम y। ओके, सो यू विल हैव दिस एज a प्राइम i अपॉन a प्राइम
upon 1 minus a prime y. Okay, so option number 2 will be the right answer. Next question. Among the new monetary aggregates of RBI suggested by YB Reddy working group, which one includes time deposits of maturity up to 1 year but not longer maturity? So ANM2 में था. सिंपल सा डेफिनेशन से कुछ डिस्कस करने वाला, इसमें कुछ समझाने वाला चीज नहीं था. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी. ओके, so let us move to the next question. Sorry for the interruption. So क्वेश्चन नंबर 51. ओके, सो 51 पे मैं चलता हूँ. फॉर 51 you have the question here. So rate of growth of an economy during a period is 5% if the shares of capital and labor are 0.6 and 0.4 respectively, and capital and labor grow at 10% and 5% respectively. What is the solo residual? So solo residual क्या होता है? जो भी growth rate of technology है, growth rate of A. ठीक है. सो आप जानते हो ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है. सो ग्रोथ रेट के लिए लॉग ले लो दोनों साइड. सो यू विल हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए प्लस अल्फा लॉग के प्लस 1 minus alpha log L. Okay, so this is what you get. अब यहां ध्यान दो, log y का वैल्यू कितना दे रखा है 5% से, log a हमें निकालना है. सो यू हैव अल्फा, अल्फा का वैल्यू कैपिटल के साथ, कैपिटल वाला 0.6, कैपिटल कितने से ग्रो कर रहा है 10% से. 1 माइनस अल्फा कितना है 0.4, L कितना है 5%. Okay, so you will have this as log a equal to 5% minus इसका वैल्यू हो जाएगा 6%, इसका वैल्यू हो जाएगा 2%. So you will have this as 5% minus 8%, that will be equal to minus 3%. So you will have minus 3%, option number 3 as the right answer for this particular question. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना. Now coming to this question, for the per capita production function y equal to k to the power 0.5, what is the level of savings rate at which the consumption per capita is maximized as steady state? Assume depreciation delta is equal to 0.1 and no population growth. So इसके लिए सबसे पहले आप जानते हो कि आपको क्या करना है, स्टेडी स्टेट निकालना है. स्टेडी स्टेट के लिए आपका MPK इक्वल टू डेल्टा प्लस n होता है. तो n is 0, so you will have this as MPK, marginal productivity of capital. Marginal productivity of capital would be 0.5 into k to the power minus 0.5, that will be equal to, ये आपका डेल्टा का वैल्यू कितना है 0.1. so you will have this as 5 upon k to the power 0.5 equal to 1. so you will have a square of these two, so square कर लोगे दोनों साइड. so you will have 25 upon k equal to 1. so you will have k इक्वल टू 25, k इक्वल टू 25 आ गया. अब क्या करोगे, अब यहाँ पे कंजम्पशन पर कैपिटा मैक्सिमाइज करना है. सो वहाँ पे क्या होता है s इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा प्लस n इंटू के. ओके, सॉरी एफ ऑफ के. सो यू हैव दिस एज s इंटू एफ ऑफ के क्या है k टू द पावर 0.5, डेल्टा का वैल्यू है 0.1, यहाँ पे हो गया k. सो यू विल हैव दिस एज s equal to 0.1 into k to the power 0.5. okay, so दोनों तरफ sorry this is what you get. अब k का वैल्यू है 25, so you will get this as 0.1 into 25 का पावर 0.5, so you will get this as 0.1 into 5, so this will come out to be 0.5. so 0.5 का मतलब है 50%. okay, so you will have this as 50% as the answer for this particular question. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. 53. Consider an economy with perfect capital mobility, fixed price level and flexible exchange rate. What will be the effect of a rise in foreign interest rate on output? जब फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा सो ये डोमेस्टिक से ज़्यादा हो जाएगा. सो इस केस में कैपिटल का आउटफ्लो होगा.
कैपिटल का जब आउटफ्लो होगा तो अब हमें ध्यान देना है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है कि फिक्स्ड वाला है। जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो मार्केट डायनेमिक्स से डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो डेप्रिसिएशन होगा, सो यू विल हैव एक्सपोर्ट इंक्रीजिंग, इंपोर्ट फॉलिंग, दैट विल लीड टू IS शिफ्टिंग राइटवर्ड। IS राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, सो इन दैट केस यू विल हैव Y increasing. Okay, so output will rise. Okay, next question. Question number 54. If the inverse demand function is P equal to A minus BQ, where A and B are positive constant, what is the elasticity? ठीक है, so इसमें इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है, ध्यान देना। so यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, Q को P के टर्म्स में लिखो, फिर उसके बाद कर सकते हो, या चाहो तो dP अपॉन dQ निकाल लो, that will be equal to minus B। ठीक है, so you know elasticity of demand क्या होता है, that is equal to dQ upon dP into P upon Q। so dQ upon dP, that will be reciprocal of dP upon dQ, so that will be equal to minus of 1 upon B into P। P का वैल्यू कितना है, A माइनस BQ, Q का वैल्यू Q। ठीक है, अब फाइंड कहाँ करना है, Q इक्वल टू A अपॉन 2B पे। चलो अब इसको फिर से एक्सपेंड करते हैं। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 अपॉन B इंटू दिस विल बी इक्वल टू A माइनस B इंटू A अपॉन 2B डिवाइडेड बाई A अपॉन 2B। ओके, सो लेट अस सी, you will have b कैंसिल हो जाएंगे, so you will have this as minus 1 upon b। यहाँ पे आपका हो जाएगा something like a minus a by 2, so that will be equal to a by 2 upon, यहाँ हो जाएगा a by 2 और ये b ऊपर चला जाएगा, so b कैंसिल हो जाएंगे, a by 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आना चाहिए। ओके, सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर दे दिया, या तो इसको भी पॉजिटिव लिखते या तो इसको निगेटिव देते हैं, लेकिन ब्लंडर इन्होंने किया है, और ऐसे एक जगह नहीं बहुत जगह किया है। ठीक है, सो ये आपका -1 आएगा, अगर -1 आंसर में नहीं है तब आप जाओगे उनके लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। Which one of the following renowned economist was a member of the Royal Commission on the Currency and Finance of 1913? इस समय आपके किन्स थे, किन्स का उम्र उस समय 29 ईयर्स था। ओके, इसी को आप चैम्बरलेन कमीशन बोलते हो। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत रेयर क्वेश्चन है पूछने का, लेकिन ऑल्दो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पहला कमीशन था कुछ ऐसा इंडिया के लिए। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ओके, सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ये तो आप सीधा सीधा जानते हो यार, अरविंग फिशर। एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग, डॉन बुश का। लॉ ऑफ वन प्राइस, गुस्टो का। लिक्विडिटी इन्फ्लुएंस एज बिहेवियर टुवर्ड्स रिस्क, टोबिन। ओके, सो यू हैव A का 2, B का 3, C का 4, D का 1. You have option number 2. Okay. Now coming on to the next question, question number 57. A system of linear equations is homogeneous. Which of the following statements are correct in AX equal to 0? ठीक है, so AX ए मैट्रिक्स का फॉर्म में दिया हुआ है, इन्होंने देखो यहाँ भी मैट्रिक्स नहीं बताया है, AX equal to 0 बता दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में ये मैट्रिक्स की बातें कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस वगैरह बता रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में बता रखा है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज होमोजेनियस इफ ईच कंस्टेंट टू द राइट ऑफ द इक्वालिटी इज 0। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ईदर अ ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, जब राइट साइड में 0 होगा, लीनियर इक्वेशन आपका होमोजेनियस होगा, उस समय ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। A system of homogeneous equations with more than unknowns than equations m less than n is consistent and has infinite solutions. ये भी बिल्कुल सही बात है। In cases where
देयर आर सॉल्यूशंस अदर देन द ट्रिवियल सॉल्यूशन, द इक्वेशंस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, नहीं लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, सो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाए तो ये आपके डिपेंडेंट हो जाते हैं। डायरेक्टली डेफिनेशन से क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा ध्यान से इस चैप्टर के इक्वेशन को आप देखना और उसके बाद फिर इसको पढ़ना। जब दोनों को मर्ज करोगे एक साथ तब आपको समझ में आएगा कि जो बात आप मैथमेटिकली समझते थे वही यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट में दे दिया है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. Okay, so 58, during the high moon of the British Empire, which of the following statements are true? Britain had a current account surplus with India. हाँ, current account surplus था। क्यों नहीं रहेगा current account surplus? सस्ते में माल खरीदेंगे और ज्यादा पैसे में बेचेंगे तो वैसी बात है, उनका सरप्लस तो इंडिया से होगा ही, लुटेरे थे। बट अ करंट अकाउंट डेफिसिट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी जगह से क्या करते थे, वहां से खरीदते थे ये स्लेव, ठीक है, अफ्रीका में स्लेव खरीदते थे, ये कैरेबियन में जाकर उनसे क्या करते थे, डिगिंग कराते थे, लेटिन अमेरिका में डिगिंग कराते थे माइंस वगैरह में, समझ रहे हो। सो ये लुटेरे क्या करते थे, इंडिया को यूज करते थे किसके लिए, जो भी इनका खर्चा है बाकी जगह का डेफिसिट वो सारा फाइनेंस करने के लिए। इतना, और जहां की जरूरत होती थी तो सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे ये, ठीक है। सोने की चिड़िया क्यों, क्योंकि उनका जो भी जरूरत है वो इंडिया ही फुलफिल कर रहा है। सो दैट्स द रीजन, इस लेवल का फ्रॉड इन्होंने किया था, इस लेवल के लुटेरे थे ब्रिटिश वाले। लेकिन हम लड़ते क्या है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमने तो यूके से कभी लड़ाई ही नहीं किया, जिन्होंने लूटा उसको हम लोग बस थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली काउंटर कर पाते हैं, दैट्स ऑल। इवन ट्रेड में बेनिफिट इनसे, आज भी हम लोग ज्यादा ट्रेड में बेनिफिट नहीं लेते हैं, लेकिन अगर रियल टर्म्स में देखोगे सो हम लोग इनको, अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखोगे, वैल्यू ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स, सो वी हैव द मोर पोटेंशियल देन देम टू हैव नेट करंट अकाउंट सरप्लस, अभी भी, पहले भी और अभी भी मोस्टली यही होता है कि हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। ओके, सो ब्रिटेन हैड करंट अकाउंट डेफिसिट विथ इंडिया, नहीं डेफिसिट नहीं था। ब्रिटेन हैड करंट अकाउंट सरप्लस विथ इंडिया, बिल्कुल सही बात। एंड इन हैड एन इवन ग्रेटर, नहीं यार, बाकी जगह तो स्लेव खरीदते थे, जिनके पास पैसे कहाँ से रहेंगे बच्चे। ब्रिटेन हैड अ करंट अकाउंट डेफिसिट विथ इंडिया, नहीं डेफिसिट नहीं था। द करंट अकाउंट सरप्लस विथ ब्रिटेन हैड विथ इंडिया वाज सफिशिएंट टू टाइड ओवर द करंट अकाउंट डेफिसिट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने कहानी सुनाया। So you have A and E as the right answer. So option number 1 will be the correct answer here. चलो next, 59. A large share of the expenditure in the government budget during the colonial period is referred to as home charges and had to be paid in sterling. बिल्कुल सही बात है, ये यही करते थे, होम चार्जेस के नाम पे लेते थे, ठीक है। अलग अलग इन्होंने तरीका लगाया था लूटने का। Okay, on the depreciation of the Indian rupee, the expenditure of the colonial government in India used to decrease because of this reason. अब यहाँ समझो, ये होम चार्जेस क्या करते थे, मतलब ब्रिटेन वहां पे सरकार चल रही है, वो सरकार इंडिया के बिहाफ पे फंक्शन कर रही है, इसलिए आप पैसे देंगे। ओके, सो दिस वाज होम चार्जेस। अब यहाँ सेकंड स्टेटमेंट आओ, ऑन द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, अगर इंडियन रूपी का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि सेम पाउंड स्टर्लिंग के लिए अब ज्यादा इंडियन रूपी देने पड़ेंगे। अब देखो, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूज टू डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, नहीं ये तो बढ़ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उनको भेजना है ब्रिटेन में ना पैसे, तो सेम अमाउंट के पाउंड स्टर्लिंग के लिए हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये एक्सपेंडिचर तो इंक्रीज हो जाएगा। सो डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। ओके, सो यू विल हैव ऑप्शन 1 एज ट्रू एंड ऑप्शन 2 एज फॉल्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, जिसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है इन्होंने। सपोज मैसिव कैपिटल आउटफ्लोज cause nominal exchange rate to depreciate by 10% at the same time foreign and domestic price levels rise by 5% and 20% respect, what will the approximate change in real exchange rate? इनके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दूसरा ऑप्शन होगा। देखते हैं, चलो। इसमें सबसे पहले R इज इक्वल टू ई पी एफ अपॉन पी, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। सो लॉग R इक्वल टू लॉग ई प्लस लॉग पी एफ माइनस लॉग पी। ओके, यही जानते हो, सिंपल सी बात है। प्रोडक्ट के लिए लॉग लगाओगे तो
सम हो जाता है, ओके, लॉग का सम हो जाता है. सो यू विल हैव दिस एज, अब ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट किया है 10%, डेप्रिशिएट किया यानी कि ई इंक्रीज हुआ, सो दिस विल बी इक्वल टू 10%, प्लस ये इन्फ्लेशन है फॉरेन का, तो इन्फ्लेशन क्या है, बढ़ गया है 5% से, सो दिस विल बी 5%, और ये 20% से डिक्लाइन क्या है, सो -10%, सो दिस शुड बी कितना, 10 कैंसिल हो जाएंगे, 5%, ये 5% से आर इंक्रीज होगा तो डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन बाई 5%, ओके. लेकिन इन्होंने दे दिया है डेप्रिसिएशन बाई 2.5%, कोई लॉजिक नहीं है, ओके. लेकिन आप लोग सही चीज़ है आज भी सीखना, और इनके एक मिस्टेक से बहुत बच्चे बाहर हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं. चलो, द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए x इक्वल टू वाई के टर्म्स में है, तो y को आप x के टर्म्स में निकालोगे, सो यू विल हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y प्लस 9, देन यू विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 3y, सो यू कैन राइट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 3, सो यू विल हैव ऑप्शन नंबर 4 एज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 62, with good x on the horizontal axis and good y on the vertical axis. ठीक है, यहाँ x हो गया, यहाँ पे आपका y हो गया. U shaped indifference curve, U shaped indifference curve है, so U1 U2, तो इधर की तरफ में आपका इंक्रीज हो रहा है, ओके. लेकिन इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, ये स्पेसिफाई करना चाहिए था. अगर अगर नहीं भी स्पेसिफाई किया है तो आप देखोगे कि इसके ऊपर ही जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है. सो इधर की तरफ में आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होगी. अब यहाँ पे पूछा है कि कौन गुड है कौन बैड है. सो अब यहाँ पे सिंपल सा जानो, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, इधर x ले लो इधर y ले लो. सो एक ऐसे दूसरा ऐसे, जब ये वाला इंडिफरेंस कब देखते हो, वहां पे दोनों गुड होते हैं, यहाँ पे x गुड और y भी गुड. कुछ इस तरह का होता है, तो वन इज गुड अदर इज बैड, ठीक है. अब ये स्पेसिफाई कैसे होता है कि किधर की तरफ में आपका इंडिफरेंस कर्व चेंज हो रहा होता है. सो इसमें मतलब इंक्रीज हो रहा होता है यूटिलिटी, तो इसमें देखोगे इधर की तरफ में यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इधर की तरफ में जब यूटिलिटी इंक्रीज होगा तो y आपका गुड होगा, तो यूटिलिटी किसके तरफ, गुड के तरफ इंक्रीज होता है, गुड के एक्सिस पे, तो y आपका गुड होना चाहिए, फिक्स हो गया. इसमें तो गुड है ही, इसमें भी y गुड है और x आपका बैड हो जाएगा, तो इसमें आपका y विल बी गुड तो x विल बी बैड, यानी कि y दोनों में गुड है और x यहाँ पे पहले गुड है फिर बाद में बैड, x इज गुड देन बैड एंड y इज गुड, सो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है. इस क्वेश्चन को मैं अच्छा क्वेश्चन रेट करूंगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाला था. चलो, सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स इज, फिर से वही फॉर्मूला, सो यू हैव f ऑफ x approximately equal to f of a plus f prime a into x minus a plus f double prime a divided by 2 factorial x minus a whole square, ठीक है. ये सेकेंड ऑर्डर तक होता है. अब फिर से देखो इन्होंने ब्लंडर क्या किया, a की वैल्यू बताया ही नहीं है, ऐसे पेपर बनाते हैं ये, ठीक है. और कितने मॉडरेटर्स होंगे, कितने एक्सपर्ट्स होंगे, कितनी बार वेरीफाई हुआ होगा, राम जाने. ऐसे खिलवाड़ किया जाता है आपके साथ, ठीक है. सो ये चीजें हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है तो एक ट्रिक याद रखना, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये विल टेक a इक्वल टू 0, ओके. सो ये याद रखना. अब चलते हैं, हमें f ऑफ 0 चाहिए, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यानी f ऑफ a, सो f ऑफ 0 वुड बी, मैं लिख देता हूँ f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 0, सो दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस 0, सो log ऑफ 1, log 1 का वैल्यू होता है 0. अब चलो f प्राइम ये चाहिए, तो उसके लिए पहले f प्राइम x निकाल लेते हैं. सो f प्राइम x वुड बी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1, सो दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू
1 माइनस एक्स का पावर -1। ओके, सो इसी पे मैं एफ प्राइम ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो एफ प्राइम 0 वुड बी इक्वल टू -1 माइनस 0 का पावर -1, सो दिस विल बी इक्वल टू -1। ओके, चलो एफ डबल प्राइम एक्स दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ इसका, सो -1 इंटू, नहीं हाँ इसका ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है। सो यू विल हैव -1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -2, फिर इसका डेरिवेटिव -1, सो यू विल हैव दिस एज 1 माइनस एक्स। ओके, ठीक है ना, -1 इंटू 1 माइनस एक्स का पावर -2, इसका डेरिवेटिव -1, सो 1 माइनस एक्स इसका पावर हो जाएगा -2। ओके, सो you will have this as, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, so f prime x is 1 upon x into -1, so this will be -1 upon 1 minus x। okay, so you will have this as -1 माइनस एक्स का पावर -1, ठीक है। एफ डबल प्राइम एक्स इसका डेरिवेटिव, सो -1 इंटू ये -1, एक और -1 है, सो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, सो यू विल हैव दिस एज -1, ये -1 इसका है और फिर ये -1 आ जाएगा, सो दिस -1, फिर इसका डेरिवेटिव इसका हो जाएगा -1 माइनस एक्स का पावर -2, और फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1, अप्लाइंग चेन रूल, ठीक है। सो वो कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे -1 ये प्लस हो जाएगा, ये -1 बचा रह जाएगा, सो -1 माइनस एक्स का पावर -2, सो यू विल हैव एफ डबल प्राइम a that will be equal to f double prime 0, this will be equal to -1 minus 0 का पावर -2, that will be equal to -1। ओके, सो ये भी आपका वैल्यू आ गया -1, यहाँ पे भी वैल्यू आ गया -1। अब चलते हैं थोड़ा सा निकालना, सो यू विल हैव टेलर अप्रोक्सीमेशन एज f of x is approximately equal to f of a कितना है, f of a is equal to 0 plus f prime a कितना है, that is equal to -1, x minus a, so x minus 0 plus f डबल प्राइम a कितना है, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विल बी 2 इंटू x माइनस a, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा आपका -x² by 2, so you will have option number 3 as the right answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 64, suppose that in a given college proportion of admitted students who complete their degree is 0.7, what is the expected number of students who will complete their degree from a random sample of 20 students from a given batch, so 20 into 0.7, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता था, ये आपसे बताया जा रहा है कि डीएससी में ही हालत होती है। ओके, चलो 65, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y। सो इसको क्या करते हो, सिंपल सा है, दोनों तरफ दोनों को अलग अलग कर देते हो, सेपरेट कर देते हो, सेपरेट करने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हो, सो इंटीग्रेटिंग dx अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस dy अपॉन y। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन x dx, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन y माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इन दोनों में क्या होता है, सो यू विल हैव, ये अगर आप मैं निकाल लूँ कुछ इधर की तरफ में, सो आई कैन हैव नेगेटिव साइन हियर, ठीक है, सो आई कैन हैव दिस एज इसका log x इक्वल टू log x प्लस c1 इक्वल टू माइनस log y प्लस c2, हो सकता है कुछ ऐसा, सो यू कैन हैव log x प्लस log y इक्वल टू c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 की जगह ले लो c3, कुछ ऐसा, सो log x प्लस log y को लिख सकते हो log xy इक्वल टू
C3। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंट ले लो क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो यू कैन हैव e टू द पावर log xy इक्वल टू e टू द पावर C3। सो यू कैन हैव दिस एज, ये कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल हैव xy C1 C2 C3 ये सारे कंस्टेंट ही है। e टू द पावर C3 कोई कंस्टेंट ही आएगा, सो लेट दैट कंस्टेंट बी c, सो xy इक्वल टू c। ठीक है, कुछ ऐसा करना है। सो C में कंस्टेंट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन को मैं कहूँगा फिर भी इजी था। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन नहीं लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर एफ एक्स इक्वल टू ये। सो इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए एफ डबल प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। सो एफ प्राइम एक्स पहले निकालो, सो दैट विल बी इक्वल टू 3x² बाई 9 माइनस 2/6x minus 2/3. Okay, so f double prime x, that will be equal to 6x upon 9 minus 2/6. So 6/9x minus 2/6 equal to 0. So that will come out to be, इसको लिख सकते हो 2/3, 2/3 x equal to, ये हो गया 1/3. Okay, so you will have 2x equal to 1, you will have x equal to 1/2. So x equal to 1/2, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। फाइंड द स्केलर्स lambda 1 and lambda 2 that are attached to nu equal to 1 2 and w equal to 3 1 to yield 1 0। सो यहाँ पे क्या करना है, सो lambda 1 times 1 plus 3 lambda 2 equal to 1, lambda 1 multiplied to 2, 2 lambda 1 plus 1 times lambda 2, that will be equal to 0। सो ये दोनों हो गए। सो इसमें क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो यू विल हैव 2 lambda 1 प्लस 6 lambda 2 इक्वल टू 2, इसमें से उसको माइनस कर दो। सो यू विल हैव दिस एज 5 lambda 2 इक्वल टू 2। सो lambda 2 विल बी इक्वल टू 2/5, lambda 2 इक्वल टू 2/5 आ गया। सो यहाँ से निकाल सकते हो 2 lambda 2, यहाँ से निकालो lambda 1 इक्वल टू 1 माइनस 3 lambda 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 into 2/5 equal to 1 minus 6/5, that will be equal to minus 1/5. So minus 1/5 and 2/5 as the answer. Chalo, next question 68. Suppose the correlation coefficient between two variables x and y is 0.6. What is the proportion of variation in y is explained by variation in x? So 0.36 r square, that will be equal to 0.6 into 0.6. Simple sum. Question number 69. For a strictly convex function fx, which of the following is true? Simple सा है। So कुछ ऐसा, so जो भी फंक्शन है उनका कन्वेक्स कम्बिनेशन ज़्यादा आना चाहिए, तो फंक्शन का कन्वेक्स कम्बिनेशन ज़्यादा आना चाहिए। जो पिछले लेक्चर में यानी कि जो 6 जून को हुआ था 2023 का, उसमें कनकेव का पूछा था, तो उसका उल्टा कर देना है। ओके, डायरेक्टली फ्रॉम द डेफिनेशन, कुछ भी बताने लायक नहीं था। Coming to this question, question number 70. Linear regression model is linear in parameter, may not be linear in variables. ये भी आपका easy question ही मैं कहूँगा। Coming to question number 71. ठीक है, so यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए। Coming to question number 71. In the expression yi equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ey hat gives the difference between the actual and estimated y values. Directly definition से कोई distinction नहीं। चलो next question number 72. You are given the following data for two variables x and y. X bar equal to 2, y bar equal to 4.67, regression coefficient of y on x equal to 1.5. What is the estimated value of intercept? आप जानते हो y bar equal to beta 1 plus beta 2 x bar. So you can put this value. So y bar is equal to 4.67. You have to get beta 1. Beta 2 का value दे रखा है, that is 1.5. x bar का value कितना है 2. So you will have this as 4.67 equal to beta 1 plus 3. So beta 1 will be equal to 4.67 minus 3, 1.67. Option number 2. Okay. Question number 73.
क्वेश्चन नंबर 73 में देखोगे, सो यू हैव सपोज दैट फॉर अ रैंडम वेरिएबल ऑफ साइज 10 sample covariance between variables x and y is 100 and sample variances of x and y are 25 and 400. What is the value of sample correlation coefficient? इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हो, रो एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। यहाँ पे याद रखना, यहाँ वेरिएंस दे रखा तो रूट निकालना होगा। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई गिवन है 100 और आपका वेरिएंस दिया हुआ है, सो यू कैन टेक रूट अंडर 25, इधर ले सकते हो रूट अंडर 400। सो दैट विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 5 इंटू 20, दिस विल कम आउट टू बी 1। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द कंजम्पशन फंक्शन is this and investment function ये दे रखा है। सो लेवल ऑफ आउटपुट दैट लेवल ऑफ अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज, ठीक है। सो सबसे पहले y निकालते हैं। सो y विल बी इक्वल टू c प्लस आई, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस 0.8y प्लस 50, सो दैट मीन्स you will have 0.2y equal to 150, so you will have y equal to 150 into 5, so that will be 750। so अब अनप्लान्ड इन्वेंट्री यानी कि इन्वेंट्री अनप्लान्ड क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो यानी कि जो प्रोडक्टिविटी, जो टोटल प्रोडक्ट है जो भी आप प्रोड्यूस करोगे, दिस शुड बी लेस देन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई है। तो ये एग्रीगेट डिमांड आपका कितना आ रहा है, 750। तो जहां भी आपका प्रोडक्शन 750 से कम आएगा वो आपका सोल्यूशन दे देगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 740। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर इज, अब यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी पूछ लिया है, पहले क्या पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी। सो फिजिकल पॉलिसी के लिए आप जानते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू अल्फा जी अपॉन 1 प्लस अल्फा जी बी बाई एच इंटू के। अब मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर में वो हाईएस्ट कब होगा, जब एलएम कर्व आपका वर्टिकल होगा। इसके लिए क्या है, फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर कब ये इफेक्टिव होता है, जब एलएम का आपका जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लैट हो सकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा फ्लैट होने का मतलब यानी कि एलएम कब आपका हॉरिजॉन्टल। एलएम हॉरिजॉन्टल कब होगा, जब आपका वाई में चेंज होने से इस पे कोई चेंज नहीं होगा मनी डिमांड पे। यानी कि जो के वाई माइनस एच आई देखते हो, दिस के इज इक्वल टू 0। सो हाइएस्ट कब है, k should be equal to 0। So when you have k equal to 0, when k is equal to 0, you have delta y upon delta z, this is equal to alpha g upon 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। So you will have this as alpha g। alpha g क्या है, जो कि मल्टीप्लायर है Kilsian autonomous multiplier, so that is equal to 1 upon 1 minus c into 1 minus t। So you will have option number 2 as the right answer। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल टैक्स रेट दे रखा है, आईएस इक्वेशन पूछा है। सो इसके लिए क्या करोगे, सी प्लस आई प्लस जी। सो यू विल हैव 300 प्लस 900 प्लस 800 दैट विल बी 2000, then you will have plus 0.8 into 1 minus t, 1 minus t will be 1 minus 0.25, so ये हो जाएगा आपका 0.75 into y minus 50i। ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल गिव यू 0.6y, सो यू विल हैव दिस एज 0.4y इक्वल टू 2000 माइनस 50i। सो दोनों तरफ अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करो, सो यू विल गेट दिस एज 5000 माइनस 125i। ओके, so you will have 5000 minus 125i। now coming on to the next question, question number 77। the currency to deposit ratio of an economy is 0.2 and the reserve to deposit ratio is 0.1 at present। what happens to the value of money multiplier if the currency to deposit ratio for whatever reason is now at 0.4। कुछ ऐसा क्वेश्चन है। सो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, मनी मल्टीप्लाई निकालोगे। सो यू हैव दिस एज 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस आर आर प्लस ई डी
एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो तो दे नहीं रखा है, तो इसको आप जीरो एज्यूम कर लोगे। सो इनिशियली क्या होगा, इसको मैं मान लो मनी मल्टीप्लायर बोलता हूँ। मनी मल्टीप्लायर कुछ ऐसा है। यू हैव एम जीरो पहले वाला, यू हैव 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.1, this will be equal to 1.2 divided by 0.3, this will be equal to 4. Second वाला देखोगे, you will have this as 1 plus 0.4 divided by 0.4 plus 0.1, this will be equal to 1.4 upon 0.5, this will be coming out to be 2.8. 4 से 2.8 पे आ गया, ऑप्शन नंबर 3 will be the right answer for this particular question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 78, what is the RBI's target of inflation for the period 21-26, 4 plus minus 2%, ये तो जानते हो, सीधी सीधी इन्फ्लेशन टारगेटिंग यही है, ठीक है। As per the Marshall and conditions for the trade balance to improve following depreciation of the currency, sum of the elasticities of exports and imports should be greater than equal to 0. सिंपल सा डायरेक्ट डिफिनेशन से मैंने कराया हुआ है, मार्शल एंड कंडीशन, ओके। 80 नंबर, in case of inferior goods angle curve is upward sloping, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दोनों उल्टा दे दिया, एंगल कर्व निकालते हो इनकम में चेंज करके, ओके। अगर मान लो ये हमारा इन्फीरियर है, इन दिस केस इसकी क्वांटिटी इनकम बढ़ने पे कम होनी चाहिए, यू विल हैव यहाँ से फिर क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। ये आपका x है, अगर इधर y है, फिर उसके बाद अगर इधर मान लो इनकम लेते हो, इधर में क्वांटिटी लेते हो x का, इन दैट केस जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है क्वांटिटी कम होती जाएगी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, ठीक है। उसी तरह नॉर्मल गुड का निकालोगे, दैट विल बी हैव अपवर्ड स्लोपिंग। आपके क्लास नोट्स में है, सिंपल सा, दोनों उल्टा हो गया, यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड यहाँ होना चाहिए अपवर्ड, दोनों के दोनों गलत, यू हैव बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are false, okay. This is how you get the answer for such questions. ऐसे क्वेश्चंस में कोशिश करोगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व कर सकते हो वैसे सोल्व करोगे। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ आरबीआई इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर एज गवर्नर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। देखो यहाँ भी इन्होंने ब्लंडर किया हुआ है, सी रंगराजन की जगह रंगास्वामी लिखा हुआ है, ठीक है, सी रंगराजन, ओके। अब देख रहे हो कितने कैजुअली इन्होंने क्वेश्चन पेपर बना रखा है, कोई बात नहीं, आप मेहनत करो, ठीक है। इसमें देखोगे, आईजी पटेल आपके मनमोहन सिंह के पहले बने थे, ओके। सबसे पुराने वाले आईजी पटेल हो जाएंगे, ओके। सबसे पुराने आईजी पटेल हो जाएंगे, और इस तरह के लेसन अब मैं उल्टा लिखवा देता हूँ एक बार, अभी के लिए हैं संजय मल्होत्रा, इसके पहले थे शक्तिकांत दास, मैं उल्टा लिखा रहा, ठीक है। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास के पहले थे उर्जित पटेल, उर्जित पटेल के पहले थे रघुराम जी राजन, ओके। रघुराम राजन के पहले थे डी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव के पहले थे वाईबी रेड्डी, वाईबी रेड्डी के पहले थे विमल जलान, विमल जलान के पहले थे सी रंगराजन, इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके भी पहले थे आईजी पटेल, तो आईजी पटेल, उसके बाद आपका आएंगे रंगराजन, आईजी पटेल के बाद रंगराजन, यानी कि सी के बाद ए, फिर उसके बाद विमल जलान, फिर उसके बाद वाईवी रेड्डी, फिर उसके बाद डी सुब्बाराव, ओके। यू हैव ऑप्शन नंबर 3 एज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, following events in Indian economy in chronological order, passing of integrated goods and services tax GST 2017 जुलाई, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 5000 and 1000 2016 सितंबर बोला 8 नवंबर, लॉन्चिंग ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, लॉन्चिंग ऑफ सुगम्य भारत अभियान 2015, ये सुगम्य यानी कि डिसेबल्ड के लिए है, ओके। लेकिन एक काम का नहीं है, अब तो आउटडेटेड हो गया। आपका सबसे पुराना कौन सा है 2000, यानी कि बी, फिर उसके बाद डी, उसके बाद ई,
उसके बाद आपका सी, देन हैव यू हैव ए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। Arrange the following in correct chronological order starting with the earliest. फर्स्ट मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपका एमपीसी 2016 से आया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक मैंने आपको बोला था ये प्रिपेयर कर लेना, 1982 में आया था। एक्ट इसका 1981। एग्जिम बैंक, इनेक्टमेंट ऑफ फेमा, फेमा 1999। डिजिटल इंडिया कैंपेन, डिजिटल इंडिया कैंपेन और नरसिम्हम कमेटी, ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट याद रखना। नरसिम्हम कमेटी दो हैं, ठीक है। सो नरसिम्हम कमेटी सेकेंड जो आया था दैट केम इन 1998। और डिजिटल इंडिया कैंपेन कुछ भी याद नहीं रहेगा तो जानते हो कि मोदी जी आए थे उसके बाद चालू हुआ था। सो 2014 में आए थे, 2015 में चालू हुआ था। सो यू विल हैव सबसे पहले 1982, 1982 के लिए ऑप्शन नंबर बी, फिर उसके बाद ई, तो बी के बाद ई, उसके बाद सी, ठीक है, डी। तो यू हैव ऑप्शन नंबर 3 एज द राइट आंसर, डी ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में देखोगे अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। अब यहाँ पे सिंपल से जानो, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ वाला सबसे पहले होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज रिकार्डो, फैक्टर प्रोपोर्शन हेक्सर वॉलिन, ये आपका एचओ, ये हो गए आपके एडम स्मिथ, ये आपके हो गए रिकार्डो। सो सबसे पहले एडम स्मिथ, उसके बाद रिकार्डो, फिर एचओ, फिर लियोनटिफ, लियोनटिफ पैराडॉक्स, यही तो एचओ मॉडल का फेलियर था। सो यू हैव सी फर्स्ट, डी देन यू हैव बी, उसके बाद है ए। ओके, सो ऐसे आप याद कर सकते हो, लेकिन बुक्स के भी आप याद कर सकते हो। सो बुक्स के लिए एडम स्मिथ का बुक जानते हो 1776, रिकार्डो के लिए 1817, फिर उसके बाद एचओ मॉडल के लिए 1919 एचओ मॉडल, फिर लियोनटिफ पैराडॉक्स 1953। ओके, now coming to the next question, 85। For a random variable x which has mean equal to 10 and variance equal to 100, then in this case the variance of 5x plus 10 is 2500। okay, so ये हमें देखना है। so सबसे पहले देखो ये सही है कि नहीं। so अगर variance of 5x plus 10 देखोगे, so variance of 5x plus 10 this is equal to 5 का स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ x, so 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, वेरियंस ऑफ x इज 100, so this will be equal to 2500। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। वेरियंस ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू वेरियंस ऑफ x, नहीं यार, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर वेरियंस ऑफ x, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सो यू हैव ए ट्रू, आर assertion is true and reasoning is false। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। ओके, सो 86 पे चलते हैं। ये भी आपके कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, एसएस एंड रीजनिंग का। सो मैट्रिक्स ए, रैंक ए आपका 1 है, तो 2 के लिए देखते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 16 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0, तो रैंक 2 नहीं होगा, तो 1 हो सकता है क्योंकि नॉन जीरो है सारे कोएफिशिएंट्स। ओके, सो मैट्रिक्स ए इफ determinant of A is equal to 0 then it implies that rank of matrix A is given by R of A is less than full rank। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली आपने इसका यूज भी देखा है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, मैंने कराया हुआ है। सो यू हैव बोथ दिस बीइंग करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, सो यहां से अगर आप देखोगे, सो ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सही भी है और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपके फिर से जनरल इक्विलिब्रियम का, जनरल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन एन इकोनॉमी व्हेन डिमांड इक्वल्स सप्लाई इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही बात है। इन अ जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल रिलेटिव प्राइसेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं यार, रिलेटिव प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं, px by py, ये तो आपने निकाला भी है। ओके, सो ए इज करेक्ट बट आर इज not correct, so option number 3। question number 88, let vectors a equal to x y z and b equal to 2 3 5 then a equal to b if and only if
x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, z इक्वल टू 5, बिल्कुल सही बात है। Two vectors are equal if all their corresponding components are equal. See the definition say both A and R are correct and R is the correct explanation of A. Okay. Next question. Question number 89. According to the Hexer-Verlin model, free trade results in equalization of factor prices across nations. बिल्कुल सही बात है। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन से कंक्लूजन तो आया था जो कि HOS थ्योरम भी कहलाया था। This is because the model assumes perfect international mobility of factors of production. नहीं, mobility within the country था लेकिन across the countries नहीं था, तो international mobility of factors of production नहीं है, ये गलत है। A is true, R is false. Okay, coming to the next question. Question number 90. Neoclassical theory of investment, जॉर्जनसन, ये आप बहुत कम लोग जानते हैं। क्यू थ्योरी, टोबिन, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ये जानते होंगे। कीन्स, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर, सैमुअलसन। मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर सैमुअलसन जो कि आपका हिक्स के साथ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हिक्स सैमुअलसन को मेनली क्रेडिट दिया जाता है। ओके, सो यू हैव ए का 2, बी का 2, बी का 4, सी का 1 एंड देन डी का 3। सो यू हैव ऑप्शन नंबर 1। चलो नेक्स्ट 91 कुर्नो इक्विलिब्रियम इन ईच फॉर्म, ठीक है। correctly assumes how much its competitor will produce and sets its own production level. Nash equilibrium set of strategies or actions in which each firm does its best given its competitors' actions. Cournot collusive equilibrium, joint profit, dominant firm model, largest firm sets price to maximize profit. So you have A ka 3, B ka 4, C ka 1, D ka 2. Option number 3. Next question. Question number 92. PLI स्कीम क्या था? इन्वेस्टमेंट बूस्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये भी मोदी जी लाए थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये आपके क्विक रिजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग टू सेंट्रल बैंक्स, UPI लार्जेस्ट डिजिटल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया इन द कंट्री। सो इन इंडिया A का 2, B का 3, A का 2, B का 3, C का 1, D का 4. So you have option number 4. Okay, coming to the next question. Next question is question number 93. Walras law states that the value of aggregate excess demand for all markets is equal to 0. Simple सा वही लॉ ही है, वालरस का लॉ। If K minus 1 markets are in equilibrium, then the market for good K will automatically have डिमांड इक्वल टू सप्लाई। आपको नोट्स में भी मैंने लिखवा रखा है इसको। सो बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 94, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री एंट्री और एग्जिट विथ ईच फॉर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। बिल्कुल सही बात है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जा कर के आपकी जो थ्योरीज मैंने पढ़ाया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, उसमें आपको बताया था कि फॉर्म एंट्री कर सकती है, फॉर्म एग्जिट कर सकती है। जैसे जैसे मोनोपोली पावर उनका ज़्यादा होगा वैसे वैसे फॉर्म्स एंट्री करती जाएंगी और धीरे धीरे लॉन्ग रन में क्या होगा, सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। ये आपको कंक्लूजन मैंने दिया था। ओलिगोपोली अलाउज फ्री एंट्री, अगर फ्री एंट्री अगर अलाउ कर दे तो फिर ये तो परफेक्ट कंपटीशन चला जाएगा ना। ओलिगोपोली में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, हो सकता है टेक्निकल बैरियर हो, जबरदस्ती मना नहीं हो सकता, टेक्निकल बैरियर हो सकते हैं, जैसे कि लाइसेंस वगैरह देना हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ ही फॉर्म्स को, जैसे कि किसी एक फॉर्म को 1 रुपए में कुछ एकड़ जमीन दे दिया जाए, ठीक है, सबको ऐसा नहीं दिया जाए। तो किसी एक को आप प्रमोट कर रहे हो, तो किसी एक को आप प्रमोट करोगे तो ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हो गया, सो दैट इज नॉट अलाउइंग फ्री एंट्री। Cartels are formed when firms explicitly collude and maximize joint profits. बिल्कुल ये भी सही बात है। मोनोपोली पावर arises when price is greater than AC. प्राइस ग्रेटर देन AC जरूरी कब है, किसके लिए, वो प्रॉफिट के लिए। लेकिन प्राइस ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट इज मोनोपोली पावर, ठीक है, प्राइस अबव मार्जिनल कॉस्ट। लर्नर्स इंडेक्स याद रखो, P माइनस MC अपॉन P। सो वो अगर आपको याद है, सो यू कैन गेट दिस। कंपिटिटिव मार्केट डज नॉट अलाउ फ्री एंट्री, डज नॉट अलाउ। कंपिटिटिव मार्केट में कोई भी आ सकता है यार। A and C will be the right answer. So option number D, option number 4
would be the correct answer for this particular question. Question number 95. Which of the following statements are correct? Under fixed exchange rates and perfect capital mobility, a country cannot pursue an independent monetary policy. बिल्कुल सही बात है, इसी को तो impossible trinity बोलते हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Under next statement, under flexible exchange rates and perfect capital mobility, a country cannot pursue independent fiscal policy. चलो इस पे मैं रोकता हूँ थोड़ी देर. Under fixed exchange rates and perfect capital mobility, fiscal expansion is extremely effective. बिल्कुल सही बात है. Under flexible exchange rate and perfect capital mobility, a country can pursue an independent monetary policy. बिल्कुल सही बात है. Both under fixed and flexible exchange rate, there are no constraints on pursuing fiscal or monetary policies independently. ये गलत है. ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन जानते हो. सो ए सी डी यहाँ से आंसर आ गया. अब यहाँ पे बी में जनरली आप टिक मार दोगे, लेकिन चीजें क्या होती है, ये स्टेटमेंट एक तरह से ठीक भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट फिजिकल पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, उसका इम्पैक्ट तो नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप परसू नहीं कर सकते, लेकिन इसमें नहीं कर सकते, इसमें हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा तो इम्पॉसिबल ट्रिनिटी हो जाएगा. सो दैट्स द रीजन. सो क्योंकि आप वायलेट करोगे किसी एक को, इसलिए यहाँ पे परस्यू नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे परस्यू कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो ये आपके लेवल पे, फिर भी मैं कहूंगा ये आपके लेवल पे समझने की थोड़ी सी मुश्किल थी इस ये कंसेप्ट. Coming to the next question, question number 96. Which of the following points lie in the convex set of points 2, 3, 4, 1? So 1, 2, 3, 4, either x, either y, 1, 2, 3, 4. So पहला पॉइंट 2, 3, दूसरा पॉइंट 4, 1, इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन. तो 4 से ज़्यादा नहीं हो x और 2 से कम नहीं हो. 4 से ज़्यादा x तो कहीं नहीं है, और 2 से कम ये है, तो ये तो गया. इसके बाद y के लिए 3 से ज़्यादा नहीं और 1 से कम नहीं, तो 1 से कम तो कोई नहीं है और 3 से ज़्यादा भी कोई नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे. सो ए बी एंड सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर, the chronological order of the occurrence of events. Great Depression 1929, Golden Age of Accumulation Golden Age of Capitalism 1945 to 1973, Second World War 1939 से 45, Setting up of WTO, so WTO के लिए 1995, Second International Oil Price Shock 1979, 1973 First ऑयल प्राइस शॉक. ओके, ये याद रखना. ये 1973 जो आप देखोगे, पहले मैं इसका आंसर कराता हूँ. सो आंसर देखोगे, सो सबसे पहले ग्रेट डिप्रेशन, देन यू हैव सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, सो यू हैव ए सी, देन यू हैव बी, देन यू हैव ई, फिर डी. सो ऑप्शन नंबर 3. अब यहाँ देखो 1973 फर्स्ट ऑयल प्राइस शॉक, ये 1973 में हुआ. कैसे हुआ इसका समझो. यम कीपुर वार था, जो इजराइल और आपके जो भी कंट्रीज थी, अरबियन कंट्रीज, उन्होंने, अरब कंट्रीज बोलते हैं उसको, सो उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर. इजराइल ने अटैक किया इनफैक्ट. सो उन्होंने क्या किया था, जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही थी उनके साथ, इजराइल के साथ, वो क्या कि प्रेशर बनाने के लिए इजराइल पे वो सैंक्शन लगा देती है, कि ऑयल एम्बार्गो लगाती है, उसको बोलते हैं ऑयल एम्बार्गो. सो किसने लगाया, ओपेक ने लगाया. किस पे लगाया, जो भी कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में थी, ओके, इजराइल से ट्रेड कर रही थी, इन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया. जब ऑयल एम्बार्गो लगाएंगे तो ऑयल प्राइस बढ़ेगी. उन्होंने कार्टेल फॉर्म किया. जब ऑयल एम्बार्गो लग जाएगा तो इससे क्या होगा, आपका प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज करेगा. जब इंक्रीज करेगा प्राइस ऑफ ऑयल, इसी को बोलते हैं ऑयल प्राइस शॉक. इसके लिए इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने वार लड़ा. उस वार को बोलते हैं यम कीपुर वार. ठीक है, क्योंकि वहां का एक त्योहार था यम कीपुर.
पुट ओवर, ओके। और इसमें आई थिंक 6 दिनों के अंदर में सारे अरब कंट्रीज को इसराइल ने हरा दिया था, ओके। सो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज थे, 6-7 कंट्रीज थी, उन्होंने वो उतने दिन टिक भी नहीं पाए थे, इतना बुरा हाल था इनका, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू सच आंसर। तो यहाँ याद रखना ये फर्स्ट ऑयल प्राइस शॉक था, सेकंड 1979 में आया था, ओके। सेकंड ऑयल प्राइस शॉक फिर से आपके रिस्ट्रिक्शन से ही आया था, ठीक है। सो ये याद इसलिए रखना है क्योंकि आपको कभी कभी ये अभी जो देख रहे हो वार हो रहा है, सो जब वार हो रहा है तो रिलेटेड है आपके ऑयल प्राइस शॉक से, क्योंकि इसका भी देखा जा रहा है कि चांसेस हैं ऑयल प्राइस शॉक का। अभी आपने देखा होगा एलपीजी के प्राइसेस के रिस्ट्रिक्शंस, तो इसलिए आपके ऑयल प्राइस शॉक फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, ओके। और ये जो 1979 सेकंड ऑयल प्राइस शॉक देख रहे हो, सो 1979 में एक मेजर चेंज आया था ईरानियन रिजीम में, और ईरान उस समय इस्लामिक क्रांति, इस्लामिक रिवॉल्यूशन से एक इस्लामिक स्टेट बना था, ठीक है। उसी समय ऑयल प्राइस का शॉक आया था, ठीक है। सो दैट इज सेकेंड ऑयल प्राइस शॉक। फर्स्ट ऑयल प्राइस शॉक, ये ऑयल एम्बार्गो लगाया था ओपेक कंट्रीज ने, ठीक है। और यहाँ पे जो था दैट वाज ड्यू टू द यम किपुर वार, ठीक है। सो इसको मैंने लिखवा रखा है यम किपुर वार, ये फर्स्ट के लिए है, दिस इज फॉर 1973। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन, सो ये दोनों फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक रिवॉल्यूशन, सो ईरान यहाँ से इस्लामिक स्टेट बनता है 1979 से, ओके। सो ये सेकेंड ऑयल प्राइस शॉक। फर्स्ट ऑयल प्राइस शॉक ऑयल एम्बार्गो, दोनों तरफ इजराइल इफेक्टेड है। ईरान पहले में ईरान नहीं था, दूसरे में ईरान था। यहीं 1979 के बाद से यहाँ पे तख्ता पलट होता है। सो उसके पहले जो ईरान का जो रूलर था, ईरान का जो एक तरह से आप प्रेसिडेंट कह सकते हो, दैट वाज ही वाज बैक्ड बाय यूएस, ठीक है। और उस समय तक इजराइल और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, सो वहां से चीजें चेंज होती है, और यही चेंज होने के कारण से इजराइल और ईरान के बीच में वार होता है, मतलब टसल शुरू होता है। टसल होते होते देखते हो बहुत बार लड़ाई झगड़ा ये शुरू, और आज का सिचुएशन देख ही रहे हो। सो यही मेन कहानी है। सो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये डिस्कशन में करा दूं ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। प्राइस सिग्नलिंग refers to implicit collusion in which a firm announces a price increase in the hope that other firms will not follow suit। जब सिग्नल करेगा तो सूट करे, वो फॉलो करेंगे ही, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। Price leadership refers to a pattern of pricing in which one firm regularly announces price changes that other firms then match। हाँ ये ठीक है, प्राइस लीडरशिप में वही होता है कि एक ने प्राइस सेट किया, फिर उसके बाद दूसरा उसके अकॉर्डिंग ही मैच करने की कोशिश करता है, वरना दोनों क्या करेंगे, कंपीट करेंगे, तो बर्ट्रा पैराडॉक्स में मार्जिनल कॉस्ट के बराबर प्राइसिंग हो जाएगी और दोनों का कोई प्रॉफिट नहीं होगा पॉजिटिव। सो यू विल हैव ऑप्शन नंबर 1 बीइंग फॉल्स एंड statement 1 being false and statement 2 being true for this particular question। चलो next question, question number 99। when the economy is in liquidity trap LM curve is vertical। नहीं यार, किन्स ने बताया था LM curve is horizontal। monetary policy is ineffective, बिल्कुल सही बात है, when the economy is in liquidity trap। so you have statement 1 is false but statement 2 is true, okay। coming to the last question, question number 100। so ये assertion reason का question है, if a proposition P implies proposition Q then we can say that P is a sufficient condition for Q और P implies Q। बिल्कुल सही बात है, P implies Q, यही बातें हैं। now for proportion, proportion यहाँ लिख दिया, for proposition, ये proposition है, इन्होंने एक और ब्लंडर कर रखा है, इतने ब्लंडर कर रखे हैं ना, मैं क्या बोलूं, ठीक है। सो फॉर प्रोपोजिशन Q टू बी ट्रू
it is sufficient that P is true, that is Q is necessary condition for P। बिल्कुल सही बात है, ये लॉजिक का कहानी है। So both A and R are correct and R is the correct explanation of assertion। ठीक है, so this is all that I had to discuss in this particular lecture। आपको यहाँ पे जो भी मैंने एक्स्ट्रा डेटा कराया है वही डेटा आपको PYQs के बेसिस पे ही याद रखने हैं। जो उससे रिलेवेंट डेटाज थे, जो जो भी डेटा पॉइंट्स थे, वो डेटा पॉइंट्स मैंने आपको करा दिया है इसी के साथ ही, PYQs के साथ ही। PYQs अगर आपने कर लिया तो आपके फैक्चुअल्स आई होप कवर हो जाएंगे। ठीक है, सो हार्डली कोई क्वेश्चन हो सकता है जो कि इससे बाहर से आए। अगर आपने टेस्ट सीरीज किया हुआ है, क्लास नोट्स किया हुआ है और PYQ का डिस्कशन आपने देखा हुआ है, तो मैं श्योर शॉट हूँ कि आपके मार्क्स 80% से कम तो आने वाले नहीं हैं, चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों नहीं आए। ठीक है, सो दिस इज all from my side. Take care. Bye bye. All the best for your exam.